स्वागत है आप सभी का। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 12 सरफेस एरिया और वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समाप्त कर दिया था और आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 13 सांख्यिकी। ये इकलौती ऐसी प्रश्नावली जो खुद 13 नंबर का वेटेज रखती है आपके बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स में से। ब्लूप्रिंट अभी नया आया है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से 13 मार्क्स का जो होगा वो होगी एक्सरसाइज 13 सांख्यिकी 80 में से। और करना कुछ भी नहीं है, इसमें तीन ही चीजें होंगी, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य जो x बार होगा, फिर एक होगा माध्यिका जो किसको हम क्या कहते हैं, मीडियन, और एक होगा बहुलक। ये तीन चीजें बस आपको पढ़नी है, बाकी सब की सब क्या हो जाएंगी, यहाँ से इजी हो जाएंगी। तो ये तीन चीज आपको पढ़नी है और क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये चैप्टर खत्म। इसके तीन फॉर्मूले, इसका एक फॉर्मूला और इसका एक फॉर्मूला, ये 5 फॉर्मूलों से ये 13 नंबर की एक्सरसाइज बनती है। तो अगर आपको अब तक कोई वीडियो में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही हो तो बाकी सब प्रश्नावली एक तरफ, पर ये इकलौती प्रश्नावली जो है वो 13 नंबर की है। इससे आपके अबसदम भी प्रश्न आएंगे, इससे आपके रिक्त स्थान में प्रश्न आएंगे, अति लघुरात्मक, फिर 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर का बड़ा प्रश्न सब आएगा इसमें से। ये प्रश्नावली ऐसी है जो हर टाइप के प्रश्न में आपको दिखेगी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ना चाहते हैं, आज का हमारा टारगेट रहेगा वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े, फिर उनके लिए माध्य कैसे निकालते हैं, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। अब पढ़ते हैं हम अवर्गीकृत आंकड़े, अनक्लासिफाइड डेटा। तो देखिए आज हम जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं, जितनी भी चीज हम लेते हैं, उसका क्या होता है, ये डेटा से लेते हैं। हम जितने भी कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई नया बिजनेस शुरू करूंगा या कुछ भी शुरू करूंगा, जैसे मैंने अभी देखा जब शुरू में यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले ये कि सबसे ज्यादा व्यूअर कहाँ के हैं, तो देखा 10वीं कक्षा में सबसे ज्यादा व्यूअर आते हैं। तो हमने भी क्या किया, 10वीं कक्षा का कोर्स पहले स्टार्ट किया। तो जितने भी हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, सब क्या होती है, डेटा पे आधारित होती है। तो यही डेटा क्या होता है, हमारा काम आता है आगे सेंट्रल टेंडेंसी या फिर सांख्यिकी में काम आता है। तो आंकड़े होते हैं ये सब। हम कई आंकड़े हमारे पास रहते हैं, उनमें आंकड़ों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वर्गीकृत आंकड़ा क्लासिफाइड डेटा, और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़ा जिसको हम कहते हैं अनक्लासिफाइड डेटा या नॉन क्लासिफाइड डेटा। अगर मैं मान लीजिए बारी बारी से लोगों से पूछता हूँ और वही डेटा में काम में लेता हूँ वही चीज को, तो क्या होगा, वो मेरा नॉन क्लासिफाइड डेटा यानी कि अनक्लासिफाइड डेटा या अवर्गीकृत आंकड़ा या प्रेक्षण, कुछ भी कह सकता हूँ। तो मैंने मान लीजिए 20 लोगों से पूछा कि सर आपको एक में से लगा के 10 नंबर में से कौन सा नंबर ज्यादा पसंद है, और फिर क्या किया, मैंने आंकड़ा बनाया। तो मैं आपके सामने आंकड़ा लिख देता हूँ 20। तो आपके सामने ये सारे डेटा लिखे हुए अनक्लासिफाइड डेटा, ये सारे 2 8 2 6 3 2 1 7 6 5 8 9 10 7 9 1 0 3 4 5 8 7 7 6 5 0 1 10 3 4, ये सब क्या कहलाएगा, मेरा अनक्लासिफाइड डेटा कहलाएगा। क्योंकि देखिए ये जैसे लिखा हुआ, जिस तरीके से लिखा हुआ, ये सब क्या है, मेरा अनक्लासिफाइड डेटा यानी कि अवर्गीकृत आंकड़ा। इसमें कोई भी वर्ग नहीं बनाया हुआ, मैंने रैंडमली जैसे मन पड़ा था वैसे ही वैसे मैंने इसे लिख दिया, और यही क्या कहलाएगा, मेरा अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, बारंबारता के रूप में अवर्गीकृत आंकड़ा। कैसे हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बारंबारता सारणी के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक संख्या के आगे वह जितनी बार बारंबारता होती, क्या बारंबारता वो संख्या होती है, कोई संख्या कितनी बार प्रेक्षणों में या आंकड़ों में आती है, वह क्या कहलाती है, संख्या की बारंबारता कहलाती है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, संख्या या कोई संख्या आंकड़े या प्रेक्षण में जितनी बार होती है या उपस्थित होती है, जितनी बार उपस्थित होती है, उस संख्या की बारंबारता कहलाती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी बारंबारता। तो यहाँ पे संख्या है और यहाँ पे क्या है, इसकी बारंबारता। फॉर्म में लिखेंगे एक्स आई से, और इसको बारंबारता को लिखेंगे हम एफ आई से, यानी कि एक्स आई यानी जो संख्या है x1 x2 x3 यहाँ तक, उसकी बारंबारता टोटल कितनी होगी। देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं ये टोटल आंकड़े हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
तो टोटल एन कितना हो गया, बड़ा एन यानी कि कुल प्रेक्षण यहाँ पे 30 है। टोटल कितने प्रेक्षण है यहाँ पे, 30 है। बारंबारता सारणी के रूप में क्या होती है कि बारंबारता एफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है, इसको इसलिए किससे लिखते हैं, एफ आई से लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे संख्या लिखेंगे, तो संख्या कहाँ पे, 0 से 10 तक है। 0 कितनी बार है यहाँ पे, तो 0 है एक बार, या नीचे अंडरलाइन कर दे, और 2 बार, तो 2 बार 0 है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो 0 की बारंबारता कितनी है, 2। 0 कितनी बार है इस सारणी में, 2 बार है, तो 0 की बारंबारता 2। 1 कितनी बार है, तो 1 है एक बार, फिर यहाँ पे 1 है 2 बार, और ये 3 बार। 3 बार 2 है, 1 है, तो 1 की बारंबारता कितनी हो गई, 3। बहुत बढ़िया। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कहीं 2 है, बिल्कुल नहीं है, तो 3 बार ही 2 है, तो ये 3 बार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 3 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बस 3 बार भी 2 है, तो 3 की बारंबारता कितनी है, 3 बार है, 3 भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 कितनी बार है, तो 4 है एक बार, 2 बार, मेरा 4 2 बार है, बिल्कुल 4 की बारंबारता कितनी है, 2। 5 की बारंबारता कितनी, 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, और बस 3 बार 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 6 कितनी बार आ रहा है, 6 आ रहा है मेरा एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार भी 6 आ रहा है, बहुत बढ़िया, खतरनाक आंकड़े ले लिए हमने। 7 कितनी बार आ रहा है, तो 7 आ रहा है मेरा एक बार, 2 बार, अंडरलाइन कर दीजिए ताकि पता रहे हमें कि आए हैं 3 बार और 4 बार। 4 बार क्या आ गया हमारा, 7 आ चुका है, तो 7 की बारंबारता है 4। 8 कितनी बार है, तो 8 देख लीजिए, एक तो यहाँ पे 8, और 2 यहाँ पे, 3 बार 8 आ चुका है, बहुत बढ़िया, तो 3 बार क्या हो गया, 8 आ चुका है। और 9 कितनी बार है, 9 एक बार, 2 बार, फिर ये तो सब हो गए हमारे, सब कुछ हो चुका है, 2 बार 9 आ चुका है, तो ये 2 बार 9 आ गया, बहुत बढ़िया। अब 10 कितनी बार है, 10 एक बार, 2 बार, 2 बार 10 आ रखा है, तो बिल्कुल ये हमारा 2 बार 10 आ चुका है। ये हो गई इनकी बारंबारता सारणी। तो 1 कितनी बार है, 2 बार है, सॉरी 0 कितनी बार है, 2 बार है, 1 कितनी बार है, 2 3 बार, 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 3 बार, 4 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 3 बार, 6 कितनी बार है, 3 बार, 7 कितनी बार है, 4 बार, 8 कितनी बार है, 3 बार, 9 कितनी बार है, 2 बार, और 10 कितनी बार है, 2 बार। इनका योग, ये संख्या कितनी बार आ रहा है, तो ये क्या होंगी, समेशन एफ आई। समेशन का मतलब होता है सारे एफ आई का योग, ये समेशन का मतलब होता है योग, एफ आई के योग। तो जब भी मैं समेशन लिखूंगा इसका मतलब क्या होता है, योग। कितना हो गया, 2 और 3 5, 8 11 13 16 19 23 26 28 और 30, बिल्कुल 30। देखिए 30 ही प्रेक्षण थे, और 30 ही क्या हुआ, टोटल आया। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा मेरा, समेशन एफ आई, और ये किसके बराबर है मेरा, 30 के बराबर है। और ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये वर्गीकृत आंकड़ा अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। और ये बारंबारता सारणी के रूप में कहलाएगा, क्योंकि यहाँ कोई वर्ग नहीं बने हुए। ठीक है, तो लिख लीजिए, बढ़ते हैं वर्गीकृत आंकड़े। तो देखिए ये सारे अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं आपको, कितने प्रेक्षण है, टोटल 30 प्रेक्षण है। इनको हम क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों में बदलेंगे। यहाँ पे n क्या है मेरा, देखिए n जो है मेरा वो कुल प्रेक्षण है, और कितने हैं ये, 30 है टोटल। अब हम पढ़ेंगे आगे इसको। तो देखिए अवर्गीकृत आंकड़े से वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत होता क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है कि हम वर्ग बना देते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ग, यानी क्लास। जैसे 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, फिर 15 से, फिर 20 से 25, ऐसे। तो वर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है, आंकड़े जो होते हैं वो वर्ग और बारंबारता द्वारा व्यक्त किए जाते हैं या प्रदर्शित किए जाते हैं। वर्ग होता क्या है, वर्ग होता क्या, तो देखिए वर्ग क्या लगता है आपको, देखिए यहाँ पे वर्ग जो दिखता है ना यहाँ पे, वो होता है ए से बी का संख्या। कोई दो संख्या होती है यहाँ पे, ए से बी, ये कहलाता है ए से बी, ऐसा वर्ग होता है यहाँ पे। या आप कुछ भी मान सकते हैं इसके अंदर, ए से बड़े या बराबर, ए से बड़े और बराबर हो वह,
ये माइनस नहीं है, ए से बी है ये, वह बी से छोटे हो, तो ए से बी क्या होगा यहाँ पे, प्रेक्षण जो ए से बड़े या बराबर हो और बी से छोटे हो। यहाँ पे जो ए कहलाएगा मेरा, अगर मैं बराबर देखूं, जो ए है मेरा या ए से बी वर्ग में, यहाँ पे होगा मेरा ए जो होगा वो होगी निम्न वर्ग सीमा, वो बी क्या कहलाएगा मेरा, ऊपरी वर्ग सीमा। क्योंकि क्या है, बी बड़ी है इसमें, ए से बी यानी कि बी ऊपर का है और ए क्या है नीचे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, दोनों होना चाहिए यहाँ पे। देखिए अब इसको वर्ग बनाते हैं तो यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बारंबारता। हम एफ आई से लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग बना दीजिए आप, 0 से 10 तक आंकड़े तो आप दो दो का वर्ग बना दीजिए, 0 से 2 संख्या, 0 से 2, फिर 2 से 4, आपको जैसे आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, 2 से 5 भी कर सकते हैं, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 से 2 का मतलब क्या है, 0 से 2 का मतलब है 0 और 1 होना, 2 नहीं हो सकता इसमें, क्यों, क्योंकि b से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये 2 से छोटा होना चाहिए, तो 0 और 1 इसमें शामिल होगा, तो काट दीजिए जो 0 और 1 है, और कितने गिन लेते हैं हम, 1, फिर ये 2, ये 3, फिर हो गए 4, ये 5, बस बाकी तो कोई नहीं है, तो ये 5 है हमारे, टोटल कितने हैं, 0 से 2, फिर 2 3 4 इसमें शामिल नहीं है, इसमें 2 और 3 शामिल होगा पर 4 शामिल नहीं होगा, तो 1 2 3 4 कितने हो गए यहाँ पे, ये 6 हो गए, तो 2 और 3 4 के बीच में कितने हैं, 6 जने। फिर 4 और 6 के बीच में कितने हैं, 4 और 6 के बीच में हमारे 4 और 5, तो 4 और 5 को काट दीजिए, 4 और 5 कौन कौन है, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 संख्याएं हैं 4 और 5 के बीच में, तो ये भी कितने हो गए, 5 हो गए प्रेक्षण। फिर यहाँ पे 6 और 8 के बीच में कितने हैं, 6 और 7, 6 और 7 को तो 6 और 7 तो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 5, ये 6 और ये 7, कितने हो गए टोटल, 7 हो जाएंगे हमारे, तो ये टोटल कितने हो गए, 7 हो चुके हैं। फिर 8 से 10 के बीच में कितने, तो 8 और 9 काम आएंगे इसमें, 8 2 3 4 5, 5 तो हो गए 8 से 10 के बीच में, और 10 से 12 में 10 शामिल होगा, 11 और 12, 11 और 12 थे ही नहीं, तो 10 ही बचे, 2 हमारे, काट दीजिए इनको, क्या हो जाएगा 2, क्या इनका योग 30 हो रहा है, समेशन एफ आई कितना हो रहा है इनका, समेशन एफ आई कितना हो जाएगा, 11 16 23 28 और 30, बिल्कुल सही। ये क्या कहलाएगा, अपना वर्गीकृत आंकड़ा कहलाएगा। यहाँ पे ऊपरी सीमा, इस वर्ग की ऊपरी सीमा क्या होगी, 0, इस वर्ग की ऊपरी निम्न सीमा 0, इस वर्ग की निम्न सीमा 2, इस वर्ग की निम्न सीमा 4, इस वर्ग की निम्न सीमा 6, इस वर्ग की निम्न सीमा 8, इस वर्ग की निम्न सीमा 10, 2, इस वर्ग की उच्च सीमा 4, इस वर्ग की उच्च सीमा 6, इस वर्ग की उच्च सीमा 8, इस वर्ग की उच्च सीमा 10 और इस वर्ग की उच्च सीमा 12, बस यही होगा। तो ये क्या होता है, हमारे वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। वर्गों से रिलेटेड हम कुछ परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास जैसे है कि यहाँ पे जो लिखा है हमारे पास में, ए से बी एक वर्ग या क्लास है, तो ए क्या होगा, ऊपरी निम्न वर्ग सीमा, क्या कहेंगे इसको, निम्न वर्ग सीमा, यानी कि क्या कहलाएगा ये हमारा, लोअर क्लास लिमिट, या और यहीं पर ये क्या कहलाएगा, उच्च वर्ग सीमा, क्या कहलाएगा हमारा, अपर क्लास लिमिट। तो ये कहलाएगी निम्न वर्ग सीमा, ये कहलाएगी उच्च वर्ग सीमा। अब हम पढ़ते हैं वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल को लिखेंगे हम एच से, होगा वर्ग अंतराल, ऊपरी वर्ग सीमा, ये मतलब इसका अंतराल कितना है दोनों के बीच में, तो ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या बोलते हैं, वर्ग का अंतराल कहते हैं। तो किसी वर्ग में क्या कहलाएगा ये, वर्ग अंतराल। तो क्या होता है ये वर्ग अंतराल,
क्या कहलाएगा ये? उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा। तो दोनों में से क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे और यही क्या निकल जाएगा, हमारा वर्ग अंतराल निकल जाएगा। जैसे उदाहरण, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास 60 से 75 का उदाहरण है, एक वर्ग है मेरे पास 60 से 75 का, तो इसका वर्ग अंतराल क्या आ जाएगा, मेरा वर्ग अंतराल क्या आ जाएगा, इसका जाएगा मेरा ए कितना है 60, बी कितना है 75, तो कितना हो जाएगा 75 माइनस 60, कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 15, और यही क्या होगा अपना उत्तर हो जाएगा वर्ग अंतराल। ये होता है हमारी, ये दो परिभाषा होती है। वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है कि xi निकालने के लिए कई माध्य बहुलक, आप माध्य निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछली बार तो 1 नंबर का सवाल भी आया था, ये पिछली बार 60 से 75 का शायद पूछा था इसमें। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, देखिए कोई भी आंकड़ा होता है ना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 60 से 75, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमें एक आंकड़ा लेना तो हम क्या कर देंगे, इसका बीच का आंकड़ा ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, हम सोचते हैं कि 60 के पास तो नहीं होगा और 75 के पास नहीं होगा, मतलब उसके बीच में क्या होगा। जैसे मेरे को एक बोर्ड में अगर कोई अच्छा पार्ट लेना तो मैं क्या करूंगा, बीच में से लूंगा, क्योंकि बीच वाला पार्ट ही हम क्या मानते हैं, मिडल में। जैसे मैं कहूँ मेरी तनख्वाह शायद 10 से 20 हजार के बीच में, तो आप क्या मानेंगे, लगभग सर की तनख्वाह कितनी है, 15,000 के आसपास है, यही मानते हैं आप। तो यही वर्ग चिन्ह भी क्या होता है, क्लास मार्क, किसी भी वर्ग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, क्लास मार्क कहते हैं। तो वर्ग के मध्य बिंदु को अर्थात संख्या को वर्ग चिन्ह कहते हैं। प्रेक्षण होगा उन सबके क्या होंगे, इसके आसपास ही माना जा सकता है सभी चीजों को, वर्ग चिन्ह कहलाता है। ये तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे किसी की मध्य संख्या। तो चिन्ह ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, निम्न ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, और यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा a प्लस बी बटे 2। ऊपरी वर्ग सीमा क्या है मेरी, b है, और निम्न वर्ग सीमा कितनी है मेरी, a है, और बटे में क्या हो जाएगा 2, और यही क्या हो जाएगा मेरा वर्ग चिन्ह, जिसको हम क्या लिखते हैं हमेशा xi से लिखते हैं। तो xi क्या होता है, उस वर्ग के ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का आधा होता है। जैसे कि 60 से 75 का वर्ग चिन्ह क्या होता है, 60 से 75 के लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा हमारा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस 60 बटे 2, कितना होता है 135 बटे 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका भाग लगाएंगे तो हम कितना आ जाएगा 67.5, और शायद ये पिछली बार तो प्रश्न भी आया था। यही क्या हो जाएगा, इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। तो आपके सामने देखिए 5 वर्ग दे रखे, अब आपको ये सब सारणी बनाए ताकि आपको सारी परिभाषा एक साथ ही समझ में आ जाए। तो निम्न वर्ग सीमा क्या होती है, जो ये ए से बी 60 से 75 में पीछे कौन है 60 है, तो ये क्या होगी इसकी निम्न वर्ग सीमा होगी। बहुत बढ़िया। इसमें निम्न वर्ग सीमा क्या होगी 10, छोटा वाला भाग। इसमें निम्न वर्ग सीमा क्या होगी 0। इसमें निम्न वर्ग सीमा यानी जो पीछे होता है वही, तो ये 55, और इसमें निम्न वर्ग सीमा कितनी 78। बहुत बढ़िया। इसमें ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, जो बड़ी संख्या है कितनी है 75, बी होता है हमेशा ये अपना, यहाँ पे ये ए होता है, ए से बी में ये बी होता है, और वर्ग अंतराल क्या होता है बी माइनस ए, और ये क्या होता है बी में ए जोड़ के आधा। इसमें कितनी है ये 15, इसमें कितना है ये ऊपरी वर्ग सीमा 10 है, इसमें ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है 65 है, और इसमें ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है 90 है। बहुत बढ़िया। वर्ग का अंतराल कितना है 60 और 75 में अंतर कितने का 15 नंबर 15 का, तो ये 15 आ जाएगा इधर। 15 और 10 में अंतर कितना है 5 का। 10 और 0 में अंतर कितना है 10 का। 65 और 15 में अंतर कितना है 10 का, और 90 और 78 में कितना अंतर है 12 का। बस हो गया इसका, ये इस वर्ग का अंतराल हो गया ये। वर्ग चिन्ह बीच वाली संख्या कौन सी है, तो देखिए 60 और 75 का वर्ग अंतराल निकालना है, तो क्या करेंगे हम 60 और 75 को जोड़ देंगे, कितना होगा 135 बटे 2 यानी कि 67.5 अभी निकाला हमने। 10 और 15 के बीच में कौन आता है 12.5 आता है, तो हमें तो उत्तर ही पता चल गया सीधा ही।
क्या हो जाएगा 25/2 यानी कि 12.5। आपको एक और तरीका बताते हैं, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 5 का अंतराल, उसका आधा कर दीजिए। अंतराल का जैसे ही मैं आधा करूंगा तो क्या आ जाएगा 2.5, 2.5 को पीछे जोड़ दीजिए, पीछे वाले में निम्न सीमा में जोड़ दीजिए। देखिए कैसे, 0 और 10 के बीच में कितना गैप है 10 का, 10 का क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए, और आधा करते ही क्या करिए 0 में जोड़ दीजिए पीछे वाले में, क्या हो जाएगा 5। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 0 + 10/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 5। 65 और 55 जोड़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये बटे 2, ये भी कितना हो जाएगा बीच में 60। ये रहा, ये उत्तर, ये उत्तर, ये उत्तर, ये भी उत्तर, ठीक है। 78 और 90 में बीच में क्या करेंगे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 78 से 90 तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा ये हमारा 168/2 यानी कि 84। तो ये क्या हो जाएगा इसका हमारे क्या हो जाएगी हमारे वर्ग चिन्ह हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये 3 प्रकार की होती है हमारे सिलेबस में। जैसे मेरे पास बहुत सारे कुछ आंकड़े दे रखे, और अगर कोई मुझे बोले कि इसमें एक आंकड़ा चुन के बताइए जो इन सब आंकड़ों को प्रदर्शित करता हो। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में 50 बच्चे और मैं कह रहा हूँ कि सब किसी बच्चे के 80 आए, किसी बच्चे के 90 आए, बहुत सारे बच्चों के 60 आए, तो मैं क्या बोलूंगा लगभग क्लास के नंबर कितने हैं 60 आए। पर माध्य बोलेगा कि लगभग क्लास के 70 है, माध्यिका बोलेगी लगभग क्लास के 65 आए। तो वो मेजर या वो माप जो उसकी केंद्रीय प्रवृत्ति को, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को दिखाती है, बीचों बीच वाले भाग को, वो क्या कहलाती है हमारे, मतलब पूरा आंकड़ा जो होगा वो इनके बीच में होगा। तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली होती है हमारी माध्यक, जो हमारे सिलेबस में माध्यक, माध्य, जिसको हम बोलेंगे मीन। फिर दूसरा है हमारा बहुलक, तो हम कहते हैं मॉड। तीसरा होता है माध्यिक। ये तीनों हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 13.1 यानी कि 13.1 इस पर आधारित है, 13.2 इस पर है और 13.3 इस पर है। इसके वर्गीकृत और अवर्गीकृत दोनों तरीके हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं माध्य। सबसे पहले मीन, ये माध्य होता क्या है? माध्य जो होता है सभी प्रेक्षणों को क्या बताता है, औसत बताता है, एवरेज। जैसे मान लीजिए मैंने पहले मैच में बनाया 100 रन, दूसरे मैच में 0, तीसरे मैच में 0 और चौथे मैच में भी 0, तो 4 मैचों में कितने रन बनाए मैंने 100 के, तो क्या मिला मुझे एवरेज 25 का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो माध्य जो होता है वो क्या दिखाता है, प्रेक्षणों का औसत दर्शाता है। तो लिख लेते हैं हम, माध्य क्या दर्शाता है, प्रेक्षणों का औसत दर्शाता है। तो 2 तरीके होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य और एक होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य। अभी इस बोर्ड पर हम पढ़ेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, जिसमें 3 फॉर्मूले होंगे और तीनों पे ही पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य। इसमें भी 2 तरीके होते हैं, एक तो आंकड़े में खुले दे रखे हो ऐसे, और एक दे रखे हो बारंबारता सारणी में। तो दोनों के लिए क्या होगा, अलग मेथड होगा। तो लिखते हैं जल्दी से। तो माध्य होता क्या है, माध्य होता है x बार। तो माध्य कोई भी प्रेक्षण होगा, माध्य हम लिखेंगे औसत। ये होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है, प्रेक्षणों का योग का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। और यही क्या है हमारा माध्य का फॉर्मूला है, यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है। यही क्या निकलेगा, इसका एवरेज निकलेगा। माध्य को लिखेंगे x बार से प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षण बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हल। तो हमारे पास में जो पहला प्रश्न हमारे सामने दिख रहा है, आंकड़ों 5, 8, 0, 2, 9, 3, 9, 7, 6, 2 और 6 का माध्य ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, माध्य क्या हो जाएगा इसका, इनको जोड़ देते हैं। सबसे पहले ऊपर आंकड़े क्या क्या है 5, ठीक है, ये 5, फिर प्लस में 8, फिर प्लस में 0, फिर प्लस में 2, फिर प्लस में 9, फिर प्लस में 3, फिर प्लस में 9, फिर प्लस में 7, फिर प्लस में 2 और प्लस में 6, 3, 6, 9 और 10। और ये तो हो गया प्रेक्षणों का योग। अब इनकी संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितनी संख्या, ये 10 संख्या इनकी। तो जोड़ देंगे हम इसको, कितना हो जाएगा 5 और 8 13, 13 और 0 13, 2 15, 9 24, 3 27, 3 27 और 9 36, फिर 43, 43 और 2 45 और 6 51। वापस गिन लेते हैं, 10 15 24 27 36 43 45 और ये 51। 51/10, 51/10, इसका मतलब माध्य कितना आ गया इसका 5.1।
तो यही क्या हो गया आपका उत्तर हो गया। 5.1 क्या हो जाएगा आपके प्रेक्षणों का माध्य हो जाएगा, और यही क्या है आपका उत्तर है इस प्रश्न का। बिल्कुल सही है। पर अगर मान लीजिए बारंबारता सारणी में हो तो लिख देते यदि प्रेक्षणों x1, x2, x3, अब पता नहीं है प्रेक्षण कितने होंगे लेकिन n प्रेक्षण होंगे, बारंबारताएं, अब इनकी बारंबारताएं कितनी होंगी तो क्रमशः लिख देते बारंबारताएं। x1 की कितनी हो गई f1, x2 की मान लेता हूं मैं f2, x3 की मान लेता हूं f3 और xn की कितनी fn है। बिल्कुल x1 कितनी बार है f1 बार है, x2 कितनी बार है f2 बार है, x3 कितनी बार है f3 बार है, और ऐसे xn कितनी बार है fn बार है। तो के बराबर होगा मेरा, इसको गुणा कर दीजिए, x1 कितनी बार है f1 बार है, तो x1 कितनी बार जुड़ेगा f1 बार जुड़ेगा, तो कितनी बार हो जाएगा ये f1 इंटू x1 हो जाएगा। फिर दूसरा f2 इंटू x2 हो जाएगा, और तीसरा f3 इंटू x3 हो जाएगा, और ये प्लस इंटू xn हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जाएगा f1, क्योंकि प्रेक्षणों का योग तो प्रेक्षण की योग ये बारंबारता ही होंगी, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस this and fn। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, होगा ये समेशन है कितना fi xi का, मतलब जो f1 है उसका f xi से ही गुणा होगा x1 से, f2 का x2 से, f3 का x3 से। तो ये क्या हो गया समेशन fi xi, इसका मतलब क्या है f1 x1, f2 x2, f3 x3 जितने तक है उन सबका योग बटे में समेशन क्या हो जाएगा fi। तो हमारा फाइनली माध्य का फॉर्मूला क्या गया, माध्य बार क्या हो जाएगा प्रेक्षण अगर x1 x2 xn इनकी बारंबारता क्रमशः f1 f2 f3 से fn है, तो माध्य क्या हो जाएगा मेरा समेशन fi xi बटे समेशन fi, और यही क्या हो जाएगा हमारा माध्य हो जाएगा। और ये सबसे पहला सूत्र है, और यही डायरेक्ट विधि भी होती है हमारे, वो हम वापस पढ़ेंगे। तो इसमें दो सारणी बनेंगे, इसमें आपको fi और xi दे रखा होगा, और आपको तीसरी सारणी बनानी है fi और xi। तो यहाँ पे सारणी कुछ ऐसी दिखेगी, आपको xi दे रखा होगा, फिर आपको यहाँ पे fi की भी दे रखा होगा, और आपको सारणी बनानी है fi और xi की। ये आपकी खुद की बनेगी, आपको खुद बनानी पड़ेगी सारणी। और फिर क्या होगा इसका योग होगा, इसका योग होगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा हमारे यहाँ से x बार निकल आएगा। तो लिख लीजिए इसे जल्दी, फिर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि ये दूसरा वाला भाग कैसे होगा। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 1 दिख रहा होगा। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे आपके साथ अगर आप देखें तो 10 नंबर कौन लाया है, एक विद्यार्थी, 20 नंबर एक विद्यार्थी लेके आया, 36 नंबर 3 विद्यार्थी लेके आए, 40 नंबर 4 विद्यार्थी लेके आए, 50 नंबर 3 विद्यार्थी, 56 नंबर 2 विद्यार्थी, 60 नंबर 4 विद्यार्थी, 70 नंबर 4 विद्यार्थी, और 72 80 दोनों एक एक विद्यार्थी, और 88 नंबर लाए 2 विद्यार्थी, और 92 नंबर लाए हैं 3 विद्यार्थी, और 95 नंबर कितने विद्यार्थी लाए हैं, एक। इस क्लास का एवरेज कितना है। तो देखिए आपको दे रखे प्राप्तांक, सबसे पहला काम करना है कि आड़ी सारणी खड़ी कर देनी। तो fi xi क्या है आपके पास में प्राप्तांक, fi क्या है बारंबारता, तो ये बारंबारता कितनी है टोटल, तो ये बारंबारता टोटल कितनी है एक एक, तो कितने विद्यार्थी टोटल 30 है, fi तो 30 आ गया। बस मेरा टारगेट क्या होगा fi और xi निकालना। तो fi xi की नई टेबल बढ़ाएंगे, fi xi होगा क्या इनका गुणा, तो 10 का 1 में गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, बार बार आपको गुणा लिखना नहीं है, मैं पहली बार कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 10 इंटू 1 10, 20 इंटू 1 20, ठीक है। फिर 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 3 108, फिर 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा, या 4 इंटू 40 लिखिए कोई दिक्कत नहीं 160, फिर 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150, फिर 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 56 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका, एक लाइन में लिखना है आपको ये सब 112, 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60 इंटू 4 240, फिर 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 70 इंटू 4
280। 72 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका ये 72। 80 इंटू 1 कितना हो जाएगा ये आपका 80। 88 इंटू 2 176। 92 इंटू 3 276। और लास्ट में 95 इंटू 1 यानी कि 95। क्या कर देंगे, योग कर देंगे 1779। तो यहाँ पे माध्य x बार किसके बराबर होता है मेरा, समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एक्स आई किसके बराबर है, तो ये है, कट जाएगा 10 बार और ये कटता है यहाँ से 593 बार। तो 593 बटे 10 से कितना आ जाएगा इसका 59.3 और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान था, देखिए बस जोड़ बाकी गुणा भाग करना था और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, देखिए यही है मेन सिलेबस में। ये अब तक जो पढ़ा है वो तो आपका इंट्रोडक्शन था, ये है यहाँ से मेन सिलेबस आपका शुरू होता है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य होता क्या है, तो देखिए अब आपको यहाँ पे वर्ग दे रखे होंगे और उस अंतराल में आपको क्या निकालने होंगे, माध्य निकालने होंगे। इसमें कभी भी आपको देखिए मैक्सिमम टाइम पे आपको एग्जैक्ट माध्य प्राप्त नहीं होगा, ये सन्निकट यानी कि अप्रोक्स वैल्यू देगा। तो ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही वैल्यू मान में नहीं देगा, माध्य क्या आएगा थोड़ा सा गलत आएगा, यानी कि सन्निकटन मान आएगा इसमें। तो क्या होता है एक्स आई अगर मान लीजिए आप दो वर्ग अंतराल के बीच में, अगर मान लीजिए ए से बी के बीच में कितनी भी संख्या ले लीजिए, पर सन्निकटन इसका जो बीच वाला भाग है वो तो वही आएगा। इसलिए आंकड़ा थोड़ा बहुत क्या होगा माध्य का गलत भी प्राप्त हो सकता है, पर सन्निकटन मान यही हम प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं अब हम। ये इसमें 3 विधियां हैं जो हमारे मेन आएंगे काम में। 3 विधियां ही हमारे काम में है, बाकी और भी हैं पर सिलेबस में 3 ही है। एक होगी प्रत्यक्ष विधि जिसको हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड, जिसको सीधा मेथड बोलते हैं हम। होगा एक कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि होगी, एक कल्पित माध्य विधि कहेंगे इसको, अज्यूम्ड मीन मेथड। लास्ट में कौन सा होगा हमारा, पग विचलन विधि कहेंगे, स्टेप डिविएशन मेथड। ये थे हमारे ये 3 मेथड। अब बारी बारी से हम तीनों मेथड को पढ़ेंगे और तीनों के फॉर्मूले याद करेंगे। आज के क्लास में हम ये तीनों मेथड पढ़ेंगे, इनका एक एक एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले आती है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें आपको वर्ग दे रखे होंगे, आपको देखिए क्वेश्चन का रूप देखिए, वर्ग दे रखे होंगे और बारंबारता यहाँ पे आपको दे रखी होगी। यहाँ पे जब आप देखेंगे इसको तो वर्ग और बारंबारता आपको क्या होगी, दे रखी। यहाँ पे वर्ग जो है वो आपको ए से बी में दे रखा होगा, पर बारंबारता आपको एफ आई दे रखी होगी। आपको 2 टेबल और बनानी होगी इसमें, और वो कौन सी टेबल होंगी आपकी, एक तो होगी आपकी वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई वाली, और एक आपको बनानी होगी एफ आई और एक्स आई को गुणा करने वाली। ये 2 टेबल आपको बनानी होंगी। और यहां से क्या होगा आपका समेशन एफ आई तो आप निकाल लेंगे यहाँ से, वो तो दे ही रखा होगा एफ आई के साथ में। और यहां से आपको एक और चीज निकालनी पड़ेगी, समेशन एफ आई एक्स आई। तो मेन तौर पे आपको ये 2 टेबल बनानी पड़ेंगी इसमें। और फिर बाद में माध्य क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वही फॉर्मूला, माध्य बराबर होगा आपका एक्स, फ्रैक्शन है तो एक्स बार, बार कहते हैं इसको एक्स बार, ये हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। और यही क्या है आपका बेसिक। ये फॉर्मूले में अगर आपने जरा भी घपला किया तो आपको वो घपला बाद में सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उसको बाद में संतुष्ट करना पड़ेगा। ये आपका बेसिक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है, बेसिक फॉर्मूला। अगर आप इसको कल्पित माध्य करेंगे तो इसमें आप घपले करेंगे माइनस करके, तो माइनस का घपला कौन दूर करेगा, प्लस, और गुणे का घपला भाग, और भाग का घपला गुणा, माइनस का घपला प्लस और प्लस का घपला माइनस। तो इसमें फिर चेंज हो जाएंगे। अगर आपने सारणी में जरा भी चेंज किया तो उत्तर में भी चेंज ना हो, इसके लिए आपको इस सूत्र में भी क्या करना होगा, चेंज करना होगा। यही क्या है कल्पित माध्य और पग विचलन विधि। पर अभी बात रही प्रत्यक्ष विधि की, तो प्रत्यक्ष विधि में आपको ये सूत्र इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं एक उदाहरण के साथ में। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 2 दिख रहा होगा। नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों
वह ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों के का माध्य प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए महिला शिक्षकों को प्रतिशत दे रखा है और क्षेत्रों की संख्या दे रखी है। देखो एक तो वर्ग है और एक दूसरी क्या है, बारंबारता है। तो देखिए हम सबसे अलग काम करते हैं, इस चैनल पे आपको सबसे अलग तरीके से बताया जाता है। तो हम तीनों विधियों को पहले नहीं पढ़ेंगे, पहले एक विधि पढ़ेंगे फिर दूसरे का उदाहरण करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे इसको। क्योंकि देखिए जैसा किताब में लिखा वैसा लिखना जरूरी नहीं है, आपका उत्तर सही होना चाहिए और मेथड सही होना चाहिए। तो किताब, हमारा प्रयास यही है कि आपको किताब टच करने की भी जरूरत न पड़े। हमारा इस पूरे चैनल का प्रयास हमेशा से यही रहे कि आपको किताब की जरूरत ही ना पड़े, आप पूरे चैनल के देख के आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस बशर्ते शतरांश में आपको 20 मिलने चाहिए। पेपर में आपको लगभग 99% हमारी गारंटी, हमने जो पढ़ा है उसी में से आएगा। पर अगर एक दो प्रश्न ऊपर भी कर दे तो हमने बेसिक पूरा आपको बता रखा है, तो उससे भी आप बाकी प्रश्न कर सकते हैं। जो प्रश्न बाहर से आ रहे थे वो भी हमने आपको करवाए, फिर जैसे सिलेबस हो जाएगा फिर रिवीजन क्लासेस में आपको और भी अच्छे से बताया जाएगा, पुराने साल के प्रश्न भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी ये सवाल को हम एक ही मेथड से करेंगे, फिर इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से करेंगे। इससे ज्यादा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप उदाहरण नंबर 2 यहाँ से देख सकते हो। तो देखिए इसमें आपको क्या दे रखी है, वर्ग और बारंबारता। प्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल करने के लिए हमें दो टेबल और बनानी, एक तो वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह वाली और एक एफ आई और एक्स आई वाली। तो बनाते जल्दी से। आपके सामने सारणी है, महिला शिक्षक का प्रतिशत 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। देखिए कंटिन्यूस है, जहां से खत्म हो रहा है यहाँ वहीं से अगला शुरू हो रहा है। बिल्कुल। अब इनकी बारंबारता किससे लिखेंगे हम, एफ आई से। तो बारंबारता क्या है, 6। बस यही इसकी बारंबारता है। वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है, अब देखिए आपको दो सारणी एक्स्ट्रा बनानी है, एक्स आई और एफ आई और एक्स आई की। तो देखिए एक्स आई क्या होगी, 15 और 25 के बीच का क्या हो जाएगा। देखिए एक बार वापस आपको लिख के समझा देते हैं। 15 और 25 क्या हो गया, वर्ग चिन्ह बनाना है आपको, बटे 2। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 40 बटे 2, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 20 बीचों बीच में। ऐसे ही 25, अब आपको शॉर्ट तरीका क्या बताया था, 25 और 35 में गैप कितना है, बिल्कुल सर 25 और 35 में गैप है सर 10 का। बिल्कुल 10 का आधा 5, 5 को इसमें जोड़ दीजिए 25 में, कितना हो जाएगा 30। या फिर वही तरीका वो 25 प्लस 35 बटे 2 कितना हो जाएगा 60 बटे 2 यानी कि 30। अब बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पे 40 आ जाएगा। 45 और 55 में बीच में कौन होता है 50, 55 और 65 के बीच में 60, 65 और 75 के बीच में 70 और 75 और 85 के बीच में 80। बस यहाँ पे वर्ग चिन्ह आ गया। अब एफ आई और एक्स आई क्या करेंगे हम, एफ आई और एक्स आई इसको गुणा करेंगे, 6 और 20। तो 6 इंटू 20 कितना होता है, ठीक है 11 इंटू 30, इसके लिए 11 इंटू 30, ठीक है 7 इंटू 40, ठीक है 7 इंटू 40, बहुत बढ़िया। फिर 4 इंटू 50, तो ये 4 इंटू 50 इंटू 60, ठीक है 4 इंटू 60, 2 इंटू 70, ठीक है 2 इंटू 70, ये भी आ गया हमारा। और 1 इंटू 80, 1 इंटू 80 करते हैं। 6 इंटू 20 120, ठीक है 11 इंटू 30 330, ठीक है 7 इंटू 40 280, बहुत बढ़िया। 4 इंटू 50 200, बहुत बढ़िया। 6 इंटू 40, 4 इंटू 60 240, 2 इंटू 70 140, 1 इंटू 80 80, बहुत बढ़िया। जोड़ देते हैं हम इसको, 120 और 330 450, 450 और 280 730, 730 और 200 930, 930 और ये 1170, 1170 और 220 कितना हो गया 1390। करना है, पीछे के जीरो हटा दीजिए और बाकी को जोड़ दीजिए, फिर पीछे जीरो लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो माध्य क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा माध्य, क्या हो जाएगा एक्स बार, किसके बराबर हो जाएगा हमारा समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई भी कर लेते। 6 और 11 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 4 32, 32 और ये 3 35, तो ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे माध्य क्या हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 1390 और एफ आई कितना है हमारा, एफ आई है हमारा 35
5 के पहाड़े से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा आपका 1400 होता तो कितनी बार कटता है, ये 280 बार, तो पर ये कट जाएगा 278 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। 70 में 7 का भाग लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, 7 का भाग इसमें लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 बार, तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये 6 68, ये 63 9 बार, तो ये 5, तो ये 39 पॉइंट, फिर 0 पॉइंट लग गया, तो ये 7 बार, तो ये 7, और ये कितना आएगा 49, और 49 में 1 10, ये 1 बार जाएगा, ये तो कितना 39.71% क्या होगा आपका उत्तर होगा, तो कितना आ जाएगा 39.71% क्या हो आपका उत्तर होगा, यही आपका माध्य प्रतिशत है, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर आ गया। कई बार क्या समस्या होती है, कई बार समस्या ये होती है कि एफ आई और एक्स आई के मान बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनको गुणा करके, अभी तो हमने बहुत अच्छे से कर लिया, पर कई बार क्या होता है कि इसके गुणे करने में हमें बहुत समस्या आती है, 11 × 30, कई बार 110 × 50, तो ये बहुत ज्यादा बड़े समस्या हो जाती है। एक्स आई और एफ आई के मान अगर एक भी बड़ा हो गया मान इनमें, तो क्या हो गया, यहाँ गुणा बड़ा हो जाएगा, और गुणा बड़ा होने के बाद इनका जोड़ बड़ा होगा, और जोड़ बड़ा होने के बाद ये जो हम भाग लगाते हैं वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समस्या से निपटने के लिए क्या बनेंगे, कल्पित माध्य विधि में। अगले दोनों मेथड इसी समस्या को दूर करने के लिए हम पढ़ेंगे। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं कल्पित माध्य विधि। यहाँ पे प्रश्न रह दिया है, तो क्योंकि इसे हम दोबारा करेंगे दूसरी मेथड से, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि क्या होता है, देखिए हमने पिछले प्रश्न में देखा कि एफ आई और एक्स आई के मान ज्यादा बड़े नहीं थे, पर अगर कभी ज्यादा बड़े हो जाए तो ये विधि में क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होने के कारण कई बार गलतियों की संभावना भी ज्यादा होती है। पर गणित में कैलकुलेशन से अच्छा क्या है, आप अपने मेथड ऐसे बनाइए कि आपको क्या हो, कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो इसी के लिए एक मेथड आया एफ आई और एक्स आई के लिए, कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या होता है, जब एफ आई और एक्स आई के मान बड़े हो तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। जब देखिए इसमें क्या करते हैं, आप एक ए मान लेते हैं, आप सभी एक्स आई में से एक्स आई बराबर ए ले लेते हैं, और एक नई टेबल बनाते हैं, और उस टेबल का नाम क्या होगा, डी आई की टेबल। कौन सी टेबल, डी आई की टेबल, जिसमें हम क्या करेंगे, उन एक्स आई से ए का क्या निकालेंगे, डिफरेंस, यानी कि अंतर, क्या निकालेंगे, विचलन, विचलन सारणी ये निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एफ आई और डी आई। दो नई सारणी हमें बनानी, तीन नई सारणी बनेगी, एक्स आई की, डी आई की और एफ आई डी आई की। इसमें तीन सारणी नहीं बनेंगी। और लास्ट में माध्य कितना आता है हमारा, माध्य जो आता है हमारा, में माध्य का सूत्र क्या था हमारा, समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। यहाँ पे हमें एक्स आई निकालना होगा, बिल्कुल एक्स आई निकालेंगे, पर अब यहाँ पे एक नई टेबल बनेगी डी आई की, जहां पे क्या होगा, इन सब एक्स आई में से मैं कोई एक एक्स आई ले लूंगा जिसको मैं ए मानूंगा, और इसमें से क्या करूंगा, हर एक्स आई में से इसको घटा दूंगा, और यहां से क्या होगा, ये सूत्र अब चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक और टेबल बनाऊंगा एफ आई और डी आई की, मतलब अब मेरे को यहाँ और इसमें गुणा नहीं करना है, मेरे को इसमें और इसमें गुणा करना है। पर ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि हमें तो माध्य का सूत्र ये पता है और हमने ये वाला बना दिया, तो यहाँ पे जो है माध्य आपका जो x बार होगा वो अभी भी बराबर ही उत्तर आना चाहिए, पर आपने जो घपला यानी जो समस्या खड़ी करी है उसको आपको सुलटारा करना पड़ेगा। आपने किया क्या है, एफ आई डी आई की श्रेणी में कोई बात नहीं, आप क्या करिए, सिग्मा एफ आई या समेशन जो बोलते हैं इसको बटे एफ आई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर ये तो गलत उत्तर है, बिल्कुल सही बात है, गलत उत्तर है। तो आप क्या करेंगे, आपने डी आई निकाला कैसे, आपने डी आई निकाला है ए को घटा के, तो इसका प्रॉब्लम जो आपने घटा के किया है वो आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ए इसमें पूरे में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य विधि से सूत्र, माध्य से माध्य, कल्पित माध्य विधि पे ये जो है ए, यही क्या कहलाएगा आपका, कल्पित माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, कल्पित माध्य, यानी कि माना हुआ माध्य आपका। बार क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बटे समेशन एफ आई, और यही क्या होगा आपका
कल्पित माध्य विधि से माध्य हो जाएगा। तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर इसी सवाल को हम कल्पित माध्य विधि से हल करके बताते हैं। यही उदाहरण जो हमने पिछली बार किया, इसी को हम वापस इसी मेथड से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक नया मेथड बनेगा। xi तो बनना ही था, पर आपको एक और टेबल बनानी पड़ेगी। तो इसमें टेबल की संख्या बढ़ जाएगी, जितना यहाँ पे कैलकुलेशन कम होगी, यहाँ पे टेबल की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, xi माइनस a, और यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, fi और di का गुणा करेंगे। ठीक है, xi क्या होगा, इन दोनों के बीच का 15 और 25 के बीच में क्या निकला था 20, 25 से 35 के बीच में 30, ठीक है, 35 से 45 के बीच में क्या निकला था हमारा 40, फिर इसके 50, फिर इसके 60, फिर इसमें 70 और फिर इसमें 80। बहुत बढ़िया, यहां तक हम पहुंच चुके थे, हमारा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें देखिए, आप उसको माध्य मानिए जिसकी बारंबारता ज्यादा हो, ताकि आपको गुणा करने में कम लगे, या बीच वाले को मानिए, या आप किस, ये 6 है या 7 है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, बीच वाले को आप क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए थोड़ी देर, कोई 50 को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए। तो a बराबर कितना आपका 50 है, तो xi माइनस 50 क्या कर लीजिए आप, di का सूत्र बना लीजिए, बस खत्म। तो कल a बराबर कितना हो गया, यहाँ पे a बराबर हो गया आपका 50। तो कल्पित माध्य विधि से क्या हो जाएगा, माध्य x बार कितना हो जाएगा मेरा, a प्लस fi di निकालते हैं, fi di, और di निकलता किससे, a माइनस करके। तो हमने क्या किया, a क्या प्रॉब्लम क्रिएट खुद किया है माइनस कर करके, तो इसको बराबर कैसे करेंगे, a को जोड़ के, बिल्कुल बस वही समेशन है। fi तो 35 है, अब क्या करेंगे, हर xi में से 50 घटा देना है। तो यहाँ किससे भी 20 में से क्या घटेगा आपका 50 घट जाएगा, तो ये 20 में से आपका क्या घट जाएगा 50 घट जाएगा। बहुत बढ़िया, 20 में से 50 घटेगा यहाँ पे। फिर यहाँ 30 में से क्या घटेगा आपका 50 घटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका यहाँ पे 40 में से क्या घटेगा 50 घटेगा, बिल्कुल। एक को आप मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो जीरो आएगा ही, तो आपको एक गुना तो कम ही करना पड़ेगा। 50 में से आपको क्या घटाना है, 50 घटाना है। हर फिर यहाँ पे क्या होगा, आपको 60 में से क्या घटाना है, फिर आपको 70 में से घटाना है, और फिर आपको 80 में से घटाना है। 60 में से घटाना है तो क्या आ जाएगा 50, 70 में से घटाना क्या आएगा 50, और 80 में से घटाना है तो भी 50। सब में से घट जाएगा, ठीक है। आप अगर 40 लिया तो 40 सब में से घटता, कितना आता है, 20 में से 50 जाते हैं तो माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, ये 0, फिर ये 10, फिर ये 20, फिर ये 30। बहुत बढ़िया, बीचों बीच वाले को ही मानिए, लगभग मजा आता है, अच्छा लगता है। अब क्या करेंगे आप, एफ आई, ये जो एफ आई है इससे इसको गुणा करेंगे आप, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या कर देगा, कम कर देगा। तो 6 इंटू माइनस का 30, 12 इंटू माइनस का 20, 7 इंटू माइनस का 10, 4 इंटू 0, 4 इंटू 10, 2 इंटू 20, लास्ट में 1 इंटू 30। लास्ट में क्या निकालेंगे हम, एफ आई टी आई। यहाँ पे शायद ये 11 है, 11 इंटू माइनस का 20, बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 220, माइनस का 70, 0, ये प्लस का 40, प्लस का 40, प्लस का 30, कितना हो गया ये, माइनस का 400, माइनस का 470। बहुत बढ़िया। और ये प्लस का कितना है, माइनस का 470 तो है हमारे पास, और प्लस का कितना है 110, तो कितना हो गया हमारा माइनस का 360। तो ये हमारा एक माइनस का 360 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ए कितना है मेरा 50, एफ आई डी आई कितना माइनस का 360, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आया था, ये हमारा 35, कितना हो गया 50 माइनस 360 बटे 35, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 7 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा हमारा 72 बार, 5 के पहाड़े से। क्या हो जाएगा 50 माइनस 72 बटे 7, 7 इंटू 50, 350 माइनस में 12, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 278 बटे 7। कितना आएगा यहाँ पे, ये पहले निकाल दिया था, 39.71 आया था हमारा ये उत्तर। तो ये 39.71%, यही क्या हो गया हमारा
उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका कल्पित माध्य विधि से भी यही उत्तर आएगा। फिर देखिए किसी के मन में आया कि ये कैलकुलेशन भी तो बड़ी हो रही है, ये तो कैलकुलेशन बड़ी हो रही है इसमें भी, तो उसने एक नया मेथड लगाया और उसने एक नया वेरिएबल बनाया, एक नया चर यू आई, जिसको हम बोलते हैं पग विचलन। यू आई डेविएशन वाला मेथड, डेविएशन में भी क्या लगा, भाग लगा दिया, स्टेप अप। तो अब करेंगे क्या, देखिए हम ये एक नई टेबल बनाएंगे यू आई, और फिर हम एफ आई यू आई भी टेबल बनाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, ये मेथड बन जाएगा हमारा पग विचलन विधि से, और ये सूत्र भी हमारा बदलेगा। तो एक बार जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पग विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड। तो देखिए ये मेथड कब इस्तेमाल होता है, जब एफ आई और डी आई के मान भी क्या हो, बड़े हो। अब डी आई कहां से आया, जब आपको पहले ही पता चल गया कि एफ आई और एक्स आई के मान क्या हो, बड़े हो। तो जब प्रत्यक्ष विधि के मेथड में कैलकुलेशन बढ़ जाए तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कल्पित माध्य विधि। और कल्पित माध्य में अगर कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी दिख रही है तो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, पग विचलन विधि वाला। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब देखिए क्या होगा हमारा, एक्स आई होगा, फिर डी आई होगा हमारा, और डी आई क्या होगा हमारा, एक्स आई माइनस ए होगा, जो कल्पित माध्य ले लेंगे हम। तो ये दो टेबल तो हमें बनानी है। ये ए क्या होगा हमारा, कल्पित माध्य विधि, कल्पित। उसके बाद क्या होगा, एक नया वेरिएबल डिफाइन करेंगे हम यू आई, यू आई एक्स आई बटे एच हो जाएगा यहाँ पे। ये जहां एच क्या है, जहां एच क्या है हमारा, कोई भी संख्या है जहां एच अशून्य संख्या, जहां एच धनात्मक संख्या है। सामान्यतः क्या होती है, सामान्यतः क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। हमें लगभग हम इसको वर्ग अंतराल लेते हैं, पर ये कुछ भी हो सकता है, आप मन पड़े बड़ी संख्या भी ले सकते हैं इसको, और वर्ग अंतराल एक ही होगा। जरूरी नहीं है इसको आप वर्ग अंतराल लें, पर लगभग वर्ग अंतराल होता है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से टेबल एक बन गई, दो बन गई, ये तीसरी टेबल और एक चौथी टेबल बनेगी आपकी। तो देखिए एक्स आई की टेबल आपको बनानी पड़ेगी, ये दो आपको दे रखी होंगी, तीसरी टेबल आप एक्स आई खुद बनाएंगे। फिर आप बनाएंगे इसकी डी आई वाली टेबल, जिसमें क्या बनाएंगे आप, एक्स आई माइनस ए। और फिर आप टेबल बनाएंगे आपकी यू आई वाली, जिसमें क्या होगा, डी आई बटे एच, यानी कि जो भी डी आई होगा आपका एक्स आई माइनस ए बटे एच, जो भी आपका एच होगा यहाँ पे। फिर आपको लास्ट में बनानी है एफ आई यू आई वाली टेबल, एफ आई यू आई वाली टेबल। तो यहाँ पे कौन सी टेबल बनेगी, एफ आई और यू आई। अब यहाँ से आपको इसको और इसको गुणा करना है, और ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एफ आई यू आई निकालना है, और माध्य क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा आपका, ओरिजिनल सूत्र तो क्या था बताइए, ओरिजिनल सूत्र था आपका एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। पर आपने घपला किसमें किया, एक्स आई में घपला कर दिया। क्या घपला किया आपने, आपने प्रॉब्लम ये कर दी कि सर आपने इसमें डी माइनस ए माइनस कर दिया सब में से। अगर आप ए माइनस करेंगे तो आप इसको ये घपला दूर किससे करना पड़ेगा, समेशन एफ आई एक्स आई की जगह आप डी आई करते थे हमेशा, कर दिया यहाँ पे। फिर आपने क्या कर दिया, इसको एफ आई कर दिया, पर आप इसमें ए जोड़ते थे, पर आपने अब इसमें भी घपला कर दिया। इसमें क्या कर दिया आपने, एच का भाग लगा दिया, तो भाग लगाने से आपने किस में बदल दिया, इसको एफ आई यू आई में बदल दिया, और ये समेशन एफ आई हो गया आपका। अब इसको पहले डी आई में लेके आइए, डी आई में लाने के लिए आपने एच का क्या किया था, भाग लगाया था यू आई के लिए, तो डी आई में वापस जाने के लिए क्या कर देंगे आप, एच को गुणा कर देंगे। तो ये एच को गुणा कर दीजिए, डी आई में आ गए, ये पूरा डी आई में आ गया। अब डी आई से वापस एक्स आई में जाने के लिए, डी एक्स आई से डी आई में कैसे गए थे आप, ए को घटा के, तो डी आई से एक्स आई में कैसे जाएंगे, ए को जोड़ के, बस ये सूत्र था हमारा। तो माध्य क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई बटे समेशन एफ आई इंटू एच, और यही क्या होगा आपका पग विचलन विधि से सूत्र हो जाएगा। ये आप इस तरफ का आप लिख लीजिए, यही मेथड हम अब इस प्रश्न में इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रश्न को हम अब तीसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले दो मेथड से कर दिया, अब तीसरे मेथड से करते हैं। एक लाइन में तीनों करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम, अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर ऐसा आ ही जाता है, तो एफ आई एक्स आई और एफ आई डी आई की एक और टेबल बना लीजिएगा, पर ऐसा नहीं आने वाला।
कोई भी एक मेथड आपको इस्तेमाल करना है, पर कोशिश कीजिएगा ये मेथड इस्तेमाल करने की, लेकिन लास्ट में आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती, मार्क में बढ़ की तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है लास्ट में। और यहाँ पे भी सिर्फ एफ आई और एक्स, कोशिश करिए कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करने की। कल्पित माध्य विधि में क्या है कि ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं और कम भी नहीं है, और उत्तर भी आसानी से आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स आई क्या हो जाएगा, आपको 4 टेबल नहीं बनानी पड़ती है इसमें। उसमें क्या होता है प्रत्यक्ष विधि में 2 टेबल, एक्स आई एफ आई एक्स आई। कल्पित माध्यम में एफ आई डी आई एफ आई डी आई, और पग विचलन में 4 नई टेबल, एफ एक्स आई डी आई यू आई एफ आई यू आई। कई बार क्या होता है डी आई की टेबल गायब कर देते हैं, डायरेक्ट ये वाली बनती है, पर ऐसा करना अच्छी बात नहीं है, आप तो चूक सकते हैं कभी भी। एक्स आई क्या होगा 15 से 25 के बीच में, अब तो हमको पता चल गया 20 30 ये 40 ये 50 ये 60 ये 70 और ये 80, बस खत्म। बहुत बढ़िया। डी आई कितना होता है मेरा, डी आई मैं ए मान लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 30, ये माइनस का 20, ये माइनस का 10, ये 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा ये 60 में से 50 तो 10, 70 में से 50 तो 20, और 80 में से 50 जाएगा तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो गया एक्स आई माइनस कितना हो जाएगा हमारा ये 30। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो हम आ गए। यू आई होगा क्या हमारा, यू आई होगा हमारा डी आई। डी आई जो भी होगा, एच किसको मानेंगे आप, एच हमेशा तो नहीं पर वर्ग अंतराल को मानिए। वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पे 10 का है, सब में 10-10 का गैप बराबर है एकदम, देखिए 10-10 का गैप है सभी के अंदर, तो आप एच को 10 मान सकते हैं। आप चाहें तो 100 भी मानिए, आपके मन पड़े वो मानिए, कोई समस्या नहीं, वो बैलेंस हो जाएगा इधर एच गुणा होके। तो लेकिन लगभग हम एच को क्या मानते हैं 10 ही मानते हैं, तो एच कितना मान लिया मैंने 10 मान लिया। अगला प्रश्न करेंगे जिसमें आपका ये जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं होगा, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी संख्या मान लेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसको, हो जाएगा हमारा यू आई बराबर ठीक है डी आई बटे एच, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक हमें कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ पे h कितना है हमारा 10 है, तो यहाँ पे h को हम 10 लिख देते हैं। यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान है हमारा 50, तो एक्स आई माइनस 50 बटे 10। बहुत बढ़िया, आप क्या करेंगे हम देखिए यहाँ पे ये इसमें 10 का भाग लगाना है, तो डी आई माइनस 30 बटे 10, ठीक है, माइनस 20 बटे 10, माइनस 10 बटे 10, 0 बटे 10, 10 बटे 10, 20 बटे 10, 30 बटे 10, कोई दिक्कत नहीं है सब में। 30 बटे 10 क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 3, 20 बटे 10 माइनस का 2, 10 बटे 10 1 और माइनस का 1, 0 बटे 10 0, 10 बटे 10 1, 20 बटे 10 2, 30 बटे 10 3, बस आ गया। 10-10 का भाग लगा दिया और छोटा हो गया। अब आप गुणा करिए एफ आई और यू आई को, इसको और इसको गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा 6 इंटू माइनस का 3, 6 इंटू माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 18, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आ जाएगा हमारा 11 इंटू माइनस का 2, तो ये 11 इंटू माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 22, 7 इंटू माइनस का 1, तो ये 7 इंटू माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 7, 4 इंटू 0, 4 इंटू 1 यानी कि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 4 आ जाएगा हमारा, और 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस अब इसको योग कर दीजिए, समेशन एफ आई यू आई बराबर इसका 18 माइनस का 20 माइनस का 40, माइनस का 40 और माइनस का 7 माइनस का 47, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 3 कितना हो गया माइनस का और प्लस का 11, तो कितना हो गया प्लस का 36 माइनस का 36, प्लस का 36 आ गया बच बचा के, माइनस का 36 लिख दीजिए इधर। ए कितना था 40, कितना था 50 था हमारा, 50 कर दीजिए इसको, तो ये 50 है हमारा। एफ आई यू आई कितना है, एफ आई यू आई है माइनस का 36, तो माइनस का 36, और सिग्मा समेशन एफ आई कितना था हमारा 35, कितना हमारा 10, देखिए वही आ गया कल्पित माध्य वाला मेथड आई गया फिर से। 35 में इसका भाग लगाएंगे क्या आएगा 7, ये 2, 36 इंटू 2 72, तो माइनस का 72 आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था 350 माइनस 72 बटे 7 कितना आ जाएगा 278 बटे 7, कितना आ जाएगा ये 39.,
71, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए तीनों विधियां आपको बता दी और तीनों विधियों से उत्तर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका उदाहरण नंबर 2 पूरी तरीके से समाप्त होगा। आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 3 दिख रहा होगा। नीचे दिया होगा बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए विकेटों का माध्य ज्ञात करें और यह माध्य क्या सूचित करता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 20 से 60 विकेटों के बीच में कितने गेंदबाजों ने लिए, 7। 60 से 100 विकेटें किसने लिए, 5 गेंदबाजों ने। फिर 100 से 150 16 गेंदबाजों ने, और 150 से 250 12 गेंदबाजों ने, और 250 से 350 के बीच में 2 गेंदबाजों ने, और 350 से 450 के बीच में 3 गेंदबाजों ने विकेट लिए हैं। तो देखिए अब हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमारे पास 7 और ऐसे गेंदबाज, इनको योग कर लेते हैं, 7 5 12 12 28 40 और ये 45। तो टोटल गेंदबाज कितने हो गए हमारे, 45। कितने हो गए, 45 गेंदबाज हो गए। तो ये समेशन एफ आई तो हमारा 45 आ चुका है। तो ये तो आ गया। अब एक बात देखिए, आप यहाँ पे आप एक्स आई निकाले, देखिए इसमें 40 का अंतर है, इसमें 40 का, इसमें 50 का है, फिर इसमें 100 का अंतर, इसमें 100 का अंतर, और फिर 100 का अंतर। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों। आप तो बीच वाले भाग निकालिए, इसमें कितना अंतर है, 40 का, आधा कर दीजिए 20, 20 का आधा करते ही इसमें जोड़ दीजिए, 40 का आधा करते 20 जोड़ दीजिए, 40 आएगा ये। 30 + 60 बटे 2, बहुत बढ़िया। 60 + 100 बटे 2, वर्ग चिन्ह यही होता है, ये एक्स आई वर्ग चिन्ह ही तो है। 100 + 150 बटे 2, फिर 150 + 250 बटे 2, फिर 250 + 350 बटे 2, और फिर 350 बटे 350 + 450 बटे 2। बस यही निकालने हमें। तो एक्स आई 20 और 60 80, 80 का आधा 40, तो ये 40 आ गया। 60 और 100 160, उसका आधा 80, 100 और 150 250, 250 का आधा 125, 150 250 400, 400 का आधा 200, 250 और 350 600, और उसका आधा 300, 350 और 450 800, 800 का आधा 400। बस खत्म, बात ही खत्म। अगर आप इसको और जोड़ना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ आप जोड़ ही दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा ये, यही ज्यादा बढ़िया रहेगा और यही ज्यादा आसान रहेगा। वो सब टेबल, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, तो आप इसको क्या कर दीजिए, जोड़ ही दीजिए। ये सब टेबल को करने की जरूरत ही नहीं है, ये पग विचलन विधि से या सीधी विधि से ही आप इस्तेमाल कर सकते। तो ये सब हमने हटा दिया है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एफ आई एक्स आई ही निकाल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा इतना भी बड़ा नहीं है ये, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा, क्योंकि एफ आई और एक्स आई दोनों बड़े नहीं है, एक ही बड़ा है, दूसरा तो बड़ा नहीं है, दोनों एक साथ बड़े हो तो दिक्कत आ जाए हमारे लिए। प्रत्यक्ष विधि से क्या हो जाएगा माध्य मेरा, समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई 5 × 40, नहीं तो आप भाग लगेंगे, वहां भी कैलकुलेशन तो बढ़ेगी। 5 × 80 × 125, 12 × 200 × 300, और यहाँ पे 3 × 400, क्या आ जाएगा, समेशन एफ आई 7 × 4 कितना होता है, 28 होता है। कितना होता है, 28, और लास्ट में 0 था तो 280। 5 × 80, 5 × 8 40, और ये पीछे 0 400। 16 × 125, बस एक ऐसी कैलकुलेशन जो आपको करनी है, मैं तो कह रहा हूँ 2000 ही आएगी डायरेक्ट। ये 16 में ये 5 80 32, तो 40 4 16, ये 2000, बस 2000 आ गया। बस यही थी एक बड़ी कैलकुलेशन। 2 24, 24 और पीछे 2 0 24, 2 × 3 6, और डबल 0 600, 3 × 4 12, और पीछे डबल 0, बस खत्म। जोड़िए 1200 1800 1800 4200 6200 6600 6880, जोड़ दीजिएगा, यही आएगा 6880, बात ही खत्म। सीधा लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 6880 बटे में, जरूरी नहीं किताब हमेशा जो कहे वो सही हो, 5 का भाग दे दीजिए, 5 का भाग देते ही यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा, 13, 3 हासिल, ये 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, ठीक है 137 65
38,730 तो 1376 कितना आ जाएगा ये 1376/9 कितनी है। अब इसका भाग लगा दीजिए। तो 1376 में अगर मैं 9 का भाग लगाऊं, एक एक तो आ जाएगा हमारा 1, ये 9, यहाँ पे 4 और 7, 5, यहाँ पे 45, 2 और 6, यहाँ पे 2, 152 तक तो यहाँ आ गया। यहाँ पे 18, 8 और 0.8 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72, 8 और 0 ये 78, अब 72, अभी 8 8 8 आता रहेगा तो 152.888 बार बार उत्तर आता रहेगा आपका। कितना आ जाएगा 152.888 ऐसे जाता रहेगा। और हमें पता है इसको कैसे लिख देंगे 152.8 आपका उत्तर हो जाएगा, लगभग इसके बराबर आपका उत्तर हो जाएगा। और यही क्या है आपका उत्तर है माध्य। कौन सी विधि इस्तेमाल की आपने प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि एक्स आई के मान बढ़े पर एफ आई का मान इतना बड़ा नहीं है तो, और वो भी सब 0 0 है पीछे 5 5 के टेबल में, तो फिर ये तो आराम से हो जाएगा। क्या बताता है ये बताता ये है कि 45 जो गेंदबाज है ना, इन्होंने 152.89 की औसत से विकेट लिए हैं। 45 गेंदबाजों ने तो इसी के साथ समाप्त होते हैं आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हमारा काम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दें, और अगर हम कुछ सुधार कर पाए तो उसके लिए भी हमें फीडबैक दें। आज की क्लास में हमने वर्ग अंतराल, अवर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े पढ़ लिए और माध्य पढ़ लिया और उदाहरण उसके सारे कर लिए। अगली क्लास में हम उसके जो 9 सवाल हैं छोटे वीडियो में कोशिश करेंगे इसको समाप्त कर देने की, और अगले 2 वीडियो में हम माध्यिका और बहुलक भी समाप्त कर देंगे। अगले 3 वीडियो में ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी और अगले 3 वीडियो में यानी 6 वीडियो में आपका ये पूरा कोर्स समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच गाइस, और अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।